मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है जो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर इकोनॉमी को देखता है। इसके अंदर टॉपिक्स कैसे कैसे पूरे मुल्क की इंप्लॉयमेंट लेवल, पूरे मुल्क का जीडीपी, ठीक है ना, आपके मुल्क का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। इंटरेस्ट रेट्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट सेट करते हैं, सेंट्रल बैंक सेट करता है कि सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट सेट करता है ना, तो उसी इंटरेस्ट रेट के बलबूते पे पूरे मुल्क का इंटरेस्ट रेट सेट होता है कि कोई भी कुछ बोरो करेगा तो उसको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। जैसे फिल वक्त कराची के अंदर काइबोर जो चल रहा है वो 20% प्लस चल रहा है। 20% का मतलब ये हो गया कि उससे ऊपर ही बैंक से किसी को अब उधार मिलेगा। तो इंडिविजुअल कंज्यूमर को जब इतना महंगा उधार मिल रहा है कि उसको मिसाल तौर पर अगर 1 करोड़ रुपए उधार लेता है तो पूरे साल के एंड में उसको 20 लाख रुपए सिर्फ सूद के देने पड़ेंगे, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट्स सो बिग कि वो डिसीजन चेंज करता नहीं, यार मैं अभी उधार नहीं ले सकता, इट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव। समझ आ रही है? तो उसने जब नहीं लिया उधार तो उसको उस उधार के पैसे से जो करना था वो नहीं खरीद रहा। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खरीदनी थी तो गाड़ी नहीं ले रहा, तो परचेजिंग डिसीजन में फर्क आ गया। सो माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से माइक्रो पे भी फर्क आता है और माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से माइक्रो भी फर्क आता है, दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट करती है। ठीक है, उसी के इंटरेक्शन की बहुत सारी मिसालें नीचे दी हुई हैं, ये आप पढ़ लोगे सब। जैसे कि द डिमांड फॉर एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू द टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है तो पूरे मुल्क के अंदर ओवरऑल डिमांड बढ़ गई, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ गई, ओवरऑल जीडीपी बढ़ गई। अगर एक एक सेक्टर के अंदर डिमांड कुछ ना कुछ कम हो रही है, या चलो हर सेक्टर में नहीं हो रही, किसी एक सेक्टर में कुछ डिमांड कम हो गई, तो वो एक सेक्टर में डिमांड कम होने का मतलब है उसका जो इंपैक्ट है वो पूरे मुल्क की डिमांड पे आएगा ही ना, क्योंकि तमाम सेक्टर्स की टोटल डिमांड बन के का टोटल ही तो पूरे मुल्क की डिमांड होती है। तो किसी भी एक सेक्टर से डिमांड कम होने का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक डिमांड कम होने का मतलब पूरे मुल्क की मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर जीडीपी के ऊपर फर्क आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यह समझना है कि किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, या चलो पेट्रोल के प्राइसेस नहीं, आपके घर तक कोई सब्जी फ्रूट आ रहा था उसके प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, आप ये समझना चाहता हूं। सिर्फ सब्जी फ्रूट के प्राइस बढ़ना तो एक माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है कि सब्जी फ्रूट के ही प्राइस क्यों बढ़ा है, फूड के प्राइस बढ़ा खाली, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है। लेकिन इस एनालिसिस का ताल्लुक माइक्रो कंडीशन से भी तो है। क्या पहले देखोगे ना क्या ऐसे फूड के प्राइस बढ़े या ओवरऑल इकोनॉमी के बढ़ रहे, पता चला ओवरऑल इकोनॉमी के बढ़ रहे, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी रिसोर्स है जो पूरी इकोनॉमी में यूज होती है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी हो गई की वजह से पूरे मुल्क में इन्फ्लेशन आ गई, जिसकी वजह से आपका फूड भी आपको महंगा पड़ रहा है। क्लियर हुई? सो आपको माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को समझने के लिए भी कभी कभी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को समझना पड़ता है। क्लियर? तो इंटरेक्शन है दोनों का आपस में। फिर रिडक्शन इन आउटपुट इन द कार इंडस्ट्री, अगर कार इंडस्ट्री के आउटपुट में कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रिडक्शन हो गई, उसको समझ रहे हैं। अब ये माइक्रो लेवल की बात हो गई कि यार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर अगर मैन्युफैक्चर कम हो रहा है, कम गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उसकी क्या वजह? पता चला कि वजह यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हुई है कि डॉलर बहुत एक्सपेंसिव हो गया आपके लिए, और डॉलर एक्सपेंसिव होने का मतलब है जो इंपोर्ट किए जाते थे पार्ट्स सारे, अब वो पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होना शुरू हो गए। तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन नॉट हैंडल दैट कॉस्ट दैट वे। ठीक है, तो वो बना ही नहीं रही ज्यादा। अब वो जब नहीं बना रही ज्यादा तो फिर वो लोगों को भी निकालेंगी। तो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लोगों का अनएम्प्लॉय होना तो एक माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है, लेकिन लोगों का अनएम्प्लॉय होने से पूरे मुल्क के अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर ऐड तो होगा ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है उसका। क्लियर हो रही है? फिर एक मिसाल और है, बड़ी अच्छी दो मिसालें। मुल्क के अंदर इनकम टैक्स अगर बढ़ जाता है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम घट जाती है। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है आफ्टर टैक्स इनकम। तो एक इंसान है जिसकी आफ्टर टैक्स इनकम मतलब पूरे साल की उसकी जो है ना $50,000 इनकम थी, और पहले टैक्स जो था स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला, पहले उसको इस पर टैक्स 10% देना पड़ता था $5,000 तक, तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम $45,000 रह जाती थी। ठीक है, और उसी के बेसिस पे वो बाइंग डिसीजन कर सकता है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम जिससे जो टैक्स कटने के बाद। एक इंसान है, अब ये टैक्स बढ़ जाता है, अब ये $45,000 के अंदर से इसके समझ लो $30,000 तो खाने पीने में खर्च हो जाते हैं, और फिर $10,000 और बाकी चीज़ों में खर्च हो जाता है। $5,000 जो एक्स्ट्रा बचते हैं उससे वो गाड़ी खरीदने का कोई डिसीजन लेता है। अब मिसाल के तौर पे अगर टैक्स रेट बढ़ जाते 20% हो जाते 10 से, तो $10,000 हो जाता टैक्स टोटल, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती, तो उससे क्या होता? 30,000 तो उसके खाने पीने वगैरह में चले गए और 10,000 उसके और चीज़ों में चले गए खर्चे, तो गाड़ी के लिए पैसे नहीं बचे, तो गाड़ी खरीदने का डिसीजन खत्म हो गया उसका। बिकॉज इंक्रीज इन इनकम टैक्स एट मैक्रो लेवल resulted in lesser income of an individual and that individual is not buying the car right now. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है। फिर एक और, हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं, अगर सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को ज्यादा कर दिया तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स का मतलब बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई, लोग बोरो करेंगे तो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है बोरो करना, जो बोरो करना एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो बोरो करके जो खरीदने वाले था वो नहीं खरीद रहे क्योंकि बोरो ही नहीं कर रहे। सही जी, तो ये माइक्रो का आपस में एक इंटरेक्शन दिखाया है।
रिपल इफेक्ट का यहाँ पर जुमले में लिखा हुआ है कि दे कैन हैव रिपल इफेक्ट्स। रिपल इफेक्ट्स उसे कहते हैं कि टॉप पे एक, वो रिपल इफेक्ट इसे कहते हैं एक्चुअली, पानी के अंदर रिपल्स क्रिएट होता है। अगर आप एक पत्थर डालो, पत्थर फेंको पानी में, तो उसके करीब तरीन का पानी बड़ी वेव देगा, उसके थोड़ा दूर वाला और छोटी वेव, थोड़ा दूर वाला और, ये रिपल इफेक्ट होता है। नहीं, गोल गोल वेव्स बन रही होती है। तो पत्थर जहां पड़ा है सिर्फ वहां पर इफेक्ट नहीं आएगा, उसके इमीडिएट तो बड़ा इंपैक्ट आएगा, लेकिन होते होते हर इंपैक्ट का एक अपना इंपैक्ट भी होगा, तो होते होते थोड़ा लार्जर स्केल पे इंपैक्ट जाता है, इसे कहते हैं रिपल इफेक्ट। ठीक है, एक टर्म और है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट वो होता है कि अगर आपकी बाल्टियों की पूरी एक वो बनी हुई है पिरामिड, ठीक है ना, या कप्स का पिरामिड या ग्लासेस का पिरामिड, पहला वाला पोर करोगे वो ओवरफिल हो जाएगा तो अगलों को फ्लो करेगा, फिर वो सही जैसे एक फाउंटेन वर्क करती है। सो रिपल इफेक्ट भी यही होता है कि एक के ऊपर इंपैक्ट आने से अगलों तक इंपैक्ट पहुंचना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, या माइक्रो इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स पे रिपल इफेक्ट है या ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। दो डिसीजन मेकर्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा बिकॉज मैंने बेसिक्स बहुत बता दिए। डिसीजन मेकर्स कौन कौन हो सकते हैं? पहले तो वो 3 एजेंट्स हैं, हाउस होल्ड्स, बल्कि मतलब वही 3 एजेंट्स ही, हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट, ये 3 हैं जो कि डिसीजन मेकर है। उनका माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग और मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग किस किस तरह के हो सकते हैं? हाउस होल्ड्स की बात करते हैं तो हाउस होल्ड कंज्यूमर के तौर पे भी एक किरदार है हाउस होल्ड का, ये घर के अंदर बैठा हुआ तो कंज्यूमर है, मतलब घर के अंदर बैठा हुआ कंज्यूमर नहीं है, सिर्फ बाहर भी कंज्यूमर, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में एक कंज्यूमर है वो। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कंज्यूम ही कर रहा हो, कुछ सेव भी तो कर रहा होगा, ऐसा हो सकता है, सब खर्च थोड़ी कर रहा होगा। तो वर्कर भी है, वो वर्कर करके कुछ कमाता है, उस कमाए हुए में से कुछ सेव करता है और कुछ कंज्यूम करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी कंज्यूम कर ले और जरूरी नहीं है कुछ भी सेव भी करे, हो सकता है सभी कंज्यूम कर जाए 1-1 रुपया, हो सकता है कुछ भी कंज्यूम ना करे, बस बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, बाकी सारा सेव कर दे। डिपेंड करता है उसको इंसेंटिव कहाँ मिल रहा है। अगर उसको लगता है इंटरेस्ट रेट्स हाई है तो सेव करने में उसको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। जिस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट हाई सेट हुए हैं, वहां बोरोइंग कॉस्ट एक तरफ महंगी है तो दूसरी तरफ सेव करने में रिटर्न ज्यादा है, कि अगर वो सेव करता है और वो अगर इंटरेस्ट खाने वालों में से है तो वो बैंक में पैसा जमा कराएगा और इंटरेस्ट खाता रहेगा, उसको लगेगा पैसा ज्यादा है मेरे पास। अच्छा, बहरहाल कंज्यूमर्स के तौर पे हाउस होल्ड्स का क्या एक माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन हो सकता है? उनको लो प्राइस पे चीजें चाहिए होती है, हाई क्वालिटी की चीजें चाहिए होती है, ठीक है ना, कम से कम प्राइस पे बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाट कंज्यूमर वांट। अगर हाउस होल्ड को सेवर्स के तौर पे देखो तो वो चाहते हैं कि उनका जो पैसा सिक्योर जगह पर सेव हो रहा हो और उस पर अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल रहा हो। सिक्योर जगह पर लग रहा हो मतलब कि डूब ना जाए पैसा, और रिटर्न अच्छे से अच्छा मिल रहा है, सेवर्स इनको ये चाहिए होता है सेविंग्स प्लान में। और अगर एज वर्कर देखे तो उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन में ज्यादा पे चाहिए होती है, कि अच्छे वर्किंग कंडीशन हो और ज्यादा पे मिले, वही हाउस होल्ड, ठीक है ना। तो वो किसी का एम्प्लॉय भी बन सकता है और खुद एंटरप्रेन्योर भी तो एक वर्कर ही है ना, एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। क्लियर है? तो सारे हाउस होल्ड के माइक्रो इकोनॉमिक किरदार है। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे इनकी बात किस तरह, इनको लेकर क्या डिसीजन मेकिंग है, वो परसू करते हैं कि अफोर्डेबल, जनरली कहीं भी जाए अफोर्डेबल प्राइसेस हो। ये भी अगर जनरली देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल का लग रहा है, बहुत ज्यादा फर्क मैंने करने की कोशिश की, इतना ज्यादा मतलब फर्क बन नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये समझाने के लिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन किस तरह से फर्क करेगा हाउस होल्ड के लिए, ठीक है ना। तो वो चाहेगा कि एक सिक्योर लिविंग मिले, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो उसका, फेवरेबल जहां जाए वर्किंग कंडीशंस हो, तो वही सारी बात जो यहाँ पर लिखी है वो जनरलाइज कर दो, और आम तौर पे हम ऐसे मुल्क में रह रहे हो कि जहां पर सब अच्छा हो रहा हो, वो ये चाहेगा, ठीक है। स्पेसिफिक टू द सेक्टर अगर चाह रहा है वो ये चीजें तो माइक्रो इकोनॉमिक, स्पेसिफिक टू द सेक्टर ना हो बल्कि पूरे मुल्क वाइड ये चीज सोच रहा है चाह रहा है तो माइक्रो इकोनॉमिक। फर्म्स को देख लो, तो फर्म्स अपनी मार्केट में रहते हुए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, जो बिजनेस वो कर रही है, और ओवरऑल वो ऐसी इकोनॉमी में रहना चाहती है, डिसीजन लेना के वहां पर पहुंचना चाहती है जहां पर वो स्टेबली बिजनेस कंडक्ट कर सके, जहां पर उनकी प्रोडक्ट की डिमांड हो, जहां पर उनको स्किल लेबर मिल सके, जहां पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल वगैरह वगैरह। तो मैक्रो इकोनॉमिक एक उनकी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो कहां जाना चाहते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे भी होती है कि कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, और माइक्रो लेवल पे भी कि किस सेक्टर में करना चाहता है, तो किस इकोनॉमी में करना चाहते हैं, दैट्स अ माइक्रो लेवल डिसीजन। और किस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर कि भाई इस मेरे पास पैसा है एज एन इन्वेस्टर, मैं चाहता हूं कि मिसाल के तौर पे जर्मनी में इन्वेस्ट करूं, ठीक है, तो दैट्स अ माइक्रो, क्यों भाई सिक्योरिटी है, रिटर्न्स अच्छे हैं, इंटरेस्ट रेट्स लो है तो लोन लेके कुछ एक्सपेंड करना कर सकता हूं वगैरह वगैरह, टैक्स रेट्स भी अगर कम हो तो वो एक और फैक्टर हो जाएगा। और फिर किस स्पेसिफिक सेक्टर में करना चाहते हो, दैट्स माय माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है। ये एक प्रोड्यूसर की नजर से देख रहे हैं हम। गवर्नमेंट्स का यूजुअल रोल तो माइक्रो इकोनॉमिक होता है, लेकिन वो माइक्रो इकोनॉमिक भी तो हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स के अपने भी तो कुछ बिजनेसेस हो सकते हैं, कोई पेट्रोल पंप गवर्नमेंट का हो, कोई पेट्रोल कंपनी हो गवर्नमेंट की, इलेक्ट्रिसिटी फराम करने वाली कंपनी हो गवर्नमेंट की, और वही मेरे ख्याल से स्ट्रांग है कंट्रीज जहां पर ये वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली फैसिलिटीज है ना, जिसके बलबूते पे तमाम जो है ना वो गुड्स एंड सर्विसेज फराम की जाती है,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट के हाथ में, तो इससे एटलीस्ट ये बेनिफिट है उस मुल्क की इकॉनमी को कि वहां पर हर बंदा उस चीज को यूज कर सकता है, उन रोड्स को यूज कर सकता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकता है। और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती, बल्कि वो तो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो कम प्राइसेस पे उसको फ्यूल और सब कुछ मिलेगा। तो वहां पर कोई भी बिजनेस फिर खोलना चाहे अपना तो और बेहतर तरीके से, क्योंकि सबको सेम स्टार्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सेक्टर ये वाले एसेंशियल सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाते हैं ना, तो प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब के चार्ज करता है, अपने हिसाब के बिजली के पैसे चार्ज कर रहा होता है। ऑल्दो गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस लगाती है, बट वो हम आगे इकोनॉमिक सिस्टम्स में देखेंगे। अच्छा जी, तो गवर्नमेंट का माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे रहते हुए क्या बात है, वो हो सकता है किसी गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन में खुद इंगेज हो गवर्नमेंट, अपने खुद के हॉस्पिटल हो, अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो, अपने खुद की कोई जो ना फूड एंड राइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो जो कि गवर्नमेंट ओन्ड हो, गवर्नमेंट की अपनी मतलब वो जनरल पब्लिक की है, कि उससे जो भी प्रॉफिट होगा या तो उसी कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट होगा या फिर वो गवर्नमेंट के पॉकेट्स में जाएगा और गवर्नमेंट उस जमा किए हुए पैसे को किसी और जगह पर लगाएगी, लोगों के वेलफेयर पे। क्लियर। फिर गवर्नमेंट का माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर क्या है, वो बेनिफिट्स देना चाहती है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स मतलब ये कि लोगों को लो कॉस्ट पे लोन्स देना चाहती है, फ्री ऑफ इंटरेस्ट भी लोन्स दे सकती है, ऐसी भी स्कीम्स आ सकती है ताकि लोग ज़्यादा प्रोड्यूसर्स बने, ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स खड़े हो, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेसिफिक सेक्टर वाइज, एक तो गवर्नमेंट जनरली टैक्सेस लगाती है, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक एंगल है, लेकिन किसी स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर कोई टैक्स एक्स्ट्रा और पेनल्टी और टैक्सेस लगा दे, जैसे कि कोई ऐसा सेक्टर जो कि कार्बन इमिशन ज़्यादा करता है, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ पेनल्टीज और टैक्सेस कुछ एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, कार्बन टैक्स के नाम से टैक्स लगा हुआ है, तो वो एक माइक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। एक स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करके गवर्नमेंट्स प्राइवेट सेक्टर्स को रेगुलेट करती है। माइक्रो लेवल पे गवर्नमेंट क्या करती है, किसी प्राइवेट सेक्टर के किसी एक, मिसाल के तौर पर हेल्थ इंडस्ट्री है, अगर वो प्राइवेटाइज्ड है कि हॉस्पिटल्स प्राइवेट खुल सकते हैं, लेकिन उस प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर गवर्नमेंट के रेगुलेटर्स की तरफ से रेगुलेशन है कि ऐसा आप ओवर प्राइस के ऊपर फार्मेसी के अंदर दवाइयाँ नहीं बेच सकते, ठीक है ना। आपका एक मतलब जो इमरजेंसी रूम है या वार्ड्स हैं, जो जनरल वार्ड है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक प्राइस पर आप चार्ज नहीं कर सकते पेशेंट्स को, सही। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस लगा सकती है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। और अगर मैं एक माइक्रो लेवल की बात करूं तो गवर्नमेंट चाहती है ओवरऑल इकोनॉमी बड़ी रोबस्ट सी हो, बहुत अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी हो, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स ना हो बिल्कुल भी, सब एम्प्लॉयड ही हो, सब कुछ ना कुछ कर रहे हो, कमा रहे हो, और फिर इन्फ्लेशन बहुत ही कम हो। इन्फ्लेशन ना होना इज नॉट रिकमेंडेड, हाँ इन्फ्लेशन हो, लेकिन 1-2% हो, ऐसा नहीं है 10% 20% इन्फ्लेशन है, वो का बड़ा हो जाता है इकोनॉमी का। फिर बहुत ही लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, 1-2% वाली इन्फ्लेशन हो, ठीक है। और वो इन्फ्लेशन भी उसके पीछे क्या थ्योरी है, क्योंकि ह्यूमन जो है ना अपने आप को ग्रोथ में देखना चाहता है मोटिवेट होने के लिए। अगर आप कोई मिसाल के तौर पर किसी जगह पर काम कर रहे हो और आपको कल तक महाना 50,000 रुपीज़ की तनख्वाह मिल रही थी, ये कॉमन तनख्वाहें इसलिए ये वाले नंबर्स ले रहा हूँ, 50,000 रुपये पर मंथ की तनख्वाह मिल रही थी, कुछ सेमी लेबर टाइप जॉब थी, कोई लेबर नुमा, आपके अगले साल भी यही सैलरी होगी तो मोटिवेशन नहीं होगी काम की, सही है। अगर पूरे मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ महंगी ना हो, आपको ये यकीन दिला दिया जाए एक डबल रोटी महंगी नहीं हुई, एक स्कूल की फीस महंगी नहीं हुई, कुछ भी महंगा नहीं हुआ, पेट्रोल कुछ भी महंगा नहीं हुआ, तब आप राजी हो इस पर, तब भी आप मोटिवेटेड नहीं होगे। ह्यूमन नेचर है, वो ग्रो करना चाहती है। तो गवर्नमेंट स्टेबल इन्फ्लेशन रखती है, इन्फ्लेट करवा प्राइसेस की इन्फ्लेशन चाहती है गवर्नमेंट। स्टेबल इन्फ्लेशन मतलब मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी के अंदर 10% का इंक्रीज आ जाए, 55,000 हो जाए, तो आप मोटिवेट हो जाओगे कि यार चलो मुझे कोई ग्रोथ हुई। हालांकि मार्केट के अंदर हो सकता है डबल रोटी भी 100 रुपए से 105 रुपए की हो गई हो, तो 5% का आपकी सैलरी में ख्याली इंक्रीज है, कंजम्पशन जो जहां करोगे वो सब भी तो 5% से ऊपर जा चुकी, सही है। तो ऐसा ना ही हो, लेकिन ऐसा होना फिर बेहतर है ना होने से। कुछ ना हो ना अगर, तो जो डबल रोटी बेच रहा है उसको भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, यार 100 की बिक रही है इतने, अब मुझे थोड़े चाहिए प्राइसेस बढ़ाऊं, थोड़ा सा मैं भी ग्रो करूं, क्योंकि अच्छा अगर वो नहीं बढ़ाता प्राइसेस, उसकी लेबर जो है 50,000 की सैलरी पे ही काम करती है, सोचो, तो लेबर कहेगी भाई हमारी सैलरीज बढ़ाओ, हम ग्रो होना चाहते हैं, तो लेबर को ग्रोथ देने के लिए वो अपनी डबल रोटी महंगी करेगा, तो उसने 105 कर दी डबल रोटी के प्राइस और लेबर की सैलरीज को 55,000 कर दिया, सब खुश हैं, हालांकि इकोनॉमी वैसी की वैसी है, सिर्फ ड्रामेबाजी है। लेकिन अगेन ये बहुत ही सिंप्लीफाई करके कह रहा हूँ, एक ऐसा नहीं होता, किसी एक सेक्टर में हो सकता है इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, किसी एक टाइप की प्रोडक्ट की प्राइसेस हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए, और किसी एक टाइप की प्रोडक्ट में इजाफा हो ही ना, हो सकता है किसी एक सेक्टर की लेबर की सैलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो सकता है किसी एक सेक्टर की लेबर की सैलरी बहुत ही कम बढ़ रही हो, तो वो उसका अंदर इतना फ्लैट नहीं होता जितना मैंने सिंप्लीफाई करके समझाया। लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है पीछे गवर्नमेंट का कि स्टेबल इन्फ्लेशन होनी चाहिए, क्योंकि लोग ग्रोथ देखना चाहते हैं।